अमेरिका का एक्शन और ईरान का पलटवार। इस वक्त की सबसे बड़ी सामरिक हलचल हॉर्मुज स्ट्रेट के पास से आ रही है, जहां अमेरिकी सेना के AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के समुद्र में गिरने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीधा युद्ध छिड़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि गश्त कर रहे इस अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया है। हालांकि एक अन्य अमेरिकी सैन्य अधिकारी के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर ईरानी ड्रोन से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अमेरिकी सेना ने समुद्र में पहली बार रोबोटिक ड्रोन बोट का इस्तेमाल कर एक बेहद जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों पायलटों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ एक साथ कई विनाशकारी हवाई हमलों को अंजाम दिया है। अमेरिकी वायु सेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों ने सटीक हथियारों से हमला करके हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और सर्विलांस रडार ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका ने ईरान के जास्क, सिरिक और केशम द्वीप पर बमबारी की है, जहां सिरिक के बेमानी इलाके में एक संचार टावर और 2 पानी की टंकियां पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। इन हमलों के बाद सेंटकॉम ने घोषणा की है कि उसका यह विशेष जवाबी सैन्य ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। लेकिन ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर्स यानी कि IRGC ने भी इस अमेरिकी कार्रवाई का तुरंत और बेहद आक्रामक जवाब दिया। ईरान ने बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण किफ्ट फ्लीट यानी कि 5वें बेड़े के मुख्यालय और सामरिक सैन्य ठिकाने को आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया। इस ईरानी ड्रोन हमले की खबर मिलते ही बहरीन में एयर रेड सायरन गूंज उठे और वहां के गृह मंत्रालय ने नागरिकों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की एडवाइजरी जारी की। ईरान यही नहीं रुका, उसने दक्षिणी ईरान के जाम क्षेत्र में अमेरिका के अत्याधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है। इसके साथ ही ईरान के बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर कई रहस्यमयी धमाकों की आवाजें सुनाई गई हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अब हड़कंप मच गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने वॉशिंगटन को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक सुरक्षित रहना चाहते हैं तो वे तुरंत हमारा क्षेत्र छोड़ दें। इस महायुद्ध की आंच अब खाड़ी के अन्य देशों तक भी पहुंच चुकी है। जॉर्डन की सेना ने आज बुधवार को एक बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन करते हुए अपने पूर्वी अल अजराक क्षेत्र की तरफ बढ़ रही ईरान की 5 मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया। जॉर्डन के इस सैन्य कार्रवाई के तुरंत बाद ईरान की IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के एक एयरबेस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करके वहां मौजूद F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर्स और कमांड सेंटर समेत 4 बेहद महत्वपूर्ण ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। ईरान का कहना है कि उसने इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी वायु और नौसैनिक ठिकानों को कुल 21 लक्ष्यों पर मिसाइलें दागी। इस भीषण बारूदी कोहराम के बीच वैश्विक कूटनीति के गलियारों से 2 बेहद विरोधाभासी और चौंकाने वाले बयान सामने आए। एक तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि ईरान अब युद्ध नहीं चाहता है, बल्कि वो बातचीत के जरिए शांति का समाधान तलाश रहा है और अमेरिका के सामने नए प्रस्ताव रख रहा है। JD वेंस ने कहा कि ईरान से होने वाली कोई भी कूटनीतिक डील अमेरिकी जनता के लिए एक बड़ी जीत होगी, चाहे इजराइल को ये पसंद आए या ना आए। लेकिन इसके ठीक विपरीत इजरायली सेना के प्रमुख एयाल ज़ामिर ने ईरान को खुली चुनौती देते हुए कहा कि हालिया सैन्य ऑपरेशन सिर्फ एक शुरुआती थी और जरूरत पड़ने पर इजराइल ईरान के अंदर इससे भी बड़े और विनाशकारी हमले करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जॉर्डन में 5 ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की बात सामने आई। इजराइल ने ईरान पर और बड़े हमले की जानकारी दी है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी और साथ ही पूर्व राजदूत जी जुड़े हुए हैं सुशील कुमार सिंघल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सीधा सबसे पहले रक्षा विशेषज्ञ के पास जाना चाहूंगी। सर, हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर बात करूं तो जिस तरीके से सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, आगे जाकर के क्या लग रहा है, क्या असर हो सकता है हॉर्मुज पे भी? जय हिंद नंदिनी। देखिए, हॉर्मुज में जो परिस्थितियां बदल रही हैं, उनका एक चीज हमको समझने की आवश्यकता है कि
ये बात बार बार कही जा रही थी कि कोई भी एक्सीडेंट भी जो है वो वहां पर इस तरह से फ्रेजाइल वहां पर सिचुएशन है कि कोई दुर्घटना भी उसको एक बड़े युद्ध में तब्दील करने में सक्षम रहेगी। और मुझे लगता है कि ये जो अपाचे AH-64 अपाचे एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला हुआ है या उसका एक्सीडेंट हुआ है या जो भी हुआ है, वो एक इस प्रकार की दुर्घटना की श्रेणी में आ सकता है जिससे कि वहां का तनाव और अधिक बढ़ गया है। अब जहां तक सवाल हॉर्मुज का है, देखिए आज ईरान की जो परिस्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। ईरान का 50 से 60% डिवास्टेशन ईरान के अंदर हो चुका है। लगभग 25,000 हवाई हमले हुए हैं पिछले 100 दिनों में या जितने भी दिन तक वो लड़ाई चली थी। उसके अलावा उनकी वायुसेना के ऊपर नुकसान हुआ है, नौसेना, उनकी हर चीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, हर चीज के ऊपर नुकसान हुआ है। और इसका प्रमाण फिर मिल गया जब इजराइल ने दोबारा कल हमले किए, तो वो हमले बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के वो अपने हमले वहां पर अंजाम दे सके। तो इससे पता पड़ता है कि ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। पहली बात ये फिजिकल लॉस है। उसके अलावा जो ब्लॉकेड की वजह से जो ईरान की अर्थव्यवस्था है, वो ब्लॉकेड ईरान की अर्थव्यवस्था को लगभग निगल रहा है। ईरान के अंदर आज जो परिस्थिति है आप देखिए, 250% इन्फ्लेशन है। वहां के लोग, अखबारों में आप पढ़ सकते हैं कि लोग इंस्टॉलमेंट पे रोटियां खरीद करके खा रहे हैं। तो किस प्रकार की परिस्थिति में आज ईरान आ चुका है, और उसकी वजह है अमेरिका द्वारा लगाया गया ये ब्लॉकेड। क्योंकि इस ब्लॉकेड से आज की परिस्थिति में अगर कोई सर्वाधिक प्रभावित है तो वो ईरान है और ईरान की अर्थव्यवस्था है। क्योंकि बाकी देशों ने कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने का प्रयास किया है। फुजेरा से आप तेल ला रहे हैं, सऊदी अरब जो है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, लाखों बैरल तेल वहां से आके निकल रहा है। तो वो जो बाकी देशों की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको नुकसान नहीं हो रहा है, पूरे खाड़ी क्षेत्र को, पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है, लेकिन सर्वाधिक नुकसान ईरान का हो रहा है। तो इस वजह से जो जेडी वेंस कह रहे हैं उसमें मुझे थोड़ा तथ्य नजर आता है कि ईरान अब डेफिनेटली चाहता है कि इसका कोई ना कोई अंत हो। आप देखिए कि उन्होंने जो पहले हमले किए थे पिछली बार इजराइल पर, तो 100-125 मिसाइलें एक बार में, एक बाराज में उन्होंने फायर की थी। इस बार उन्होंने 2 दिन में 11 मिसाइल फायर करी। क्या इसका अर्थ निकलता है? 2 क्लियर कट, एक उसके पास मिसाइलों की संख्या सीमित रह गई है, दूसरा वो इतना ज्यादा इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता जिससे कि ये पूरा फुल फ्लेजेड वॉर में तब्दील हो जाए। आप कह रहे हैं कि हूती भी आके कूद पड़ा है बीच में। हूती ने क्या किया है? हूती ने एक मिसाइल फायर करी, एक मिसाइल से आप लग रहा है कि वो तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि ईरान भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा प्रिकेरियस कंडीशन में देख रहा है, और वो भी चाहता है कि इसका कोई कूटनीतिक समाधान निकले। दोनों पक्षों को अपने डिजायर्ड एंड स्टेट, नंदिनी जो है, उसको थोड़ा थोड़ा मेल्ट डाउन करके आना पड़ेगा और ऐसी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जिसमें दोनों को लगे और दोनों अपने अपने जाके आवामों को और जनता को कह सकें कि हम वहां से विजयी होकर के आए हैं। इट हैज टू बी ए विन विन फॉर बोथ, अन्यथा इसका कोई समाधान निकलेगा नहीं और ये इसी प्रकार से आगे चलता चला जाएगा, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मेरे साथ पूर्व राजदूत भी हैं सुशील कुमार सिंघल जी। सर, एक तरीके से ट्रंप की भी अगर मैं बात करूं तो उनका कहना है कि अगले 2 हफ्ते में पूरी तरीके से ईरान पर वो विजय पालेंगे। संघर्ष एक तरफ हम थमने की बात कर रहे थे, लेकिन संघर्ष जिस तरीके से खिंचता चला जा रहा है, भारत समेत अगर यही हाल रहा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए नंदी, बात यह है कि अर्थव्यवस्था का जब सवाल है दुनिया की और भारत, ये सभी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो ऑयल है, सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ऑयल की है, बाकी तो और चीज है, फर्टिलाइजर है और भी बहुत सारे इश्यूज, लेकिन तेल की जो समस्या है, कच्चे तेल की, वो सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि वो मूवमेंट इसका हो नहीं पा रहा है। और तेल के दाम जो है 100 बैरल के आसपास घूम रहे हैं। कल जब बातचीत, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ही पॉजिटिव वे में कहा कि हम करने वाले थे $90 के करीब आते, बट इज हॉवरिंग अराउंड $100। और इसकी क्या है कि एक तो कीमतें बढ़ रही हैं, जो कि भारत जैसे देश उसका सामना कर रहे हैं कि वहां कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरा है कि उसकी किल्लत भी हो रही है कुछ देशों में, क्योंकि भारत ने ये समस्या खड़ी हुई तेल की, जो वहां से सप्लाई कम हुई, तो इमीडिएटली हमने प्रोएक्टिव एक्शन लेकर के इंश्योर किया कि ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई हमारे यहाँ हो जाए। तो उसकी वजह से भारत जैसे देशों, भारत में खास
तेल की किल्लत नहीं हो रही है, किसी को ये नहीं है कि भाई आवश्यकता नहीं मिल नहीं रही है उनकी आवश्यकता अनुसार या लाइनें लग, लेकिन कीमतों की समस्या हमें झेलनी पड़ रही है। लेकिन दुनिया के बहुत से देश हैं जिनको जो है कीमतों के अलावा मिल नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का एग्जाम्पल आपने, नेपाल का है, भूटान का है, अगर हम आप आसपास के देशों को ही देखें, यूरोप में भी समस्या खड़ी हो गई है कि मिल नहीं रहा है। प्राइसेस तो बढ़ रही, कीमतें बढ़ी नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है उनकी, उसके बहुत सारे कारण हैं उनके अपने। तो ये जो समस्या है, अगर ये खाड़ी में ये चलता रहा और लंबे समय खिंचा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसी तरह से ये ब्लॉक रही, तो ये समस्या, क्योंकि अब क्या है कि इमरजेंसी स्टॉक है उन पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है, वो भी कम डिप्लीट हो रहे हैं, यूएसए के भी डिप्लीट हो रहे हैं और दूसरे देशों के भी डिप्लीट हो रहे हैं, हमारे भी डिप्लीट। तो वो जो है ये लंबे समय तक अगर ये चला तो ये और समस्या खड़ी हो जाएगी। उसके साथ साथ फर्टिलाइजर की जो समस्या है विलियम, वो भी आगे हमें दिखेगी, क्योंकि अभी एक सीजन के लिए तो सबके पास में फर्टिलाइजर अवेलेबल है, तो नेक्स्ट सीजन के लिए अगर कंटिन्यू रही तो वो वहां समस्या खड़ी। तो ये अगर युद्ध वाकई चलता रहा, लंबे समय तक चला, ये टेंशन, युद्ध तो नहीं कहूंगा मैं, टेंशन लंबे समय तक चली, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रही, तो ये फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह रहेगा। और इस बात को प्रेसिडेंट ट्रंप रियलाइज कर रहे हैं कि वो जो प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है, गल्फ कंट्रीज की प्रेशर डालती है, तो इसीलिए वो बार बार पीस की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो हुआ ईरान जो आपसे हेलीकॉप्टर का जो इंसिडेंट, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी किसी को नहीं है, तो उसका जवाब देना ट्रंप के लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि वो क्योंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो बात करना चाहते हैं। उसका उन्होंने जवाब दिया और वो 15-20 ठिकानों पर उन्होंने हमले किए, अपने जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उस हिसाब से भी किए, लेकिन ईरान ने इमीडिएटली पलटवार की। तो ये दिखा रहा है कि संख्या पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी ये कैपेसिटी है, इतनी सारी समस्याएं होते हुए भी कि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत खराब है, खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मिलिट्री की बात आती है तो वहां पर वो हमला करने की क्षमता रखते हैं और उन्होंने किए हैं बराबर, उन्होंने उसका जवाब दिया, चाहे वो इजराइल में हुआ हो या जॉर्डन में और बहरीन में किया उन्होंने। कितनी डैमेज हुई वो अलग बात है, लेकिन वो जवाब दिया है उन्होंने। तो ये कहने के बावजूद कि उनकी क्षमता खत्म हो गई है, उनको 80% खत्म कर दिया, 90%, अभी भी इतनी क्षमता है कि वो इमीडिएट रेस्पॉन्स देने की उनकी कैपेसिटी है। तो ये कैलकुलेशंस में रखना पड़ेगा अमेरिका को और इजराइल को, जब उनसे बातचीत कर रहे हैं ईरान से, कि उनकी जो शर्तें हैं उनको कितनी हद तक उन्हें मानना है, ये अलग बात है, लेकिन ये कैलकुलेशन में मिलिट्री डिफेंस कैलकुलेशन और नेगोशिएशन कैलकुलेशन। जी, मेरे साथ जो है रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। सर, एक तरफ ईरान ने बहरीन में कहा जा रहा है कि अमेरिकी मुख्यालय पर ड्रोन दागे हैं, दूसरी तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप वो ये कहते हैं कि बस 2 हफ्ते और हैं और ईरान पर उनको पूरी तरीके से जीत मिल जाएगी। अगर हम एक तरीके से मान भी लेते हैं वास्तव में ईरान ने जो है ड्रोन दागे भी हैं, तो फिर इसके बाद अमेरिका का क्या कदम होगा? नंदिनी, देखिए, ईरान जो कर रहा है वो सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका ने पहले हमला किया है, केशम द्वीप पे किया है, खर्ग आइलैंड के ऊपर भी उन्होंने हमले किए हैं, और जो सदर्न कोस्ट है ईरान का उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उसका जवाब दे रहा है। ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम लड़ने के लिए तत्पर है। देखिए नंदिनी, ईरान की आज जो सिचुएशन है वो ये है कि ईरान हैज नथिंग टू लूज, उनको काफी ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, उनको कोई दे हैव नथिंग टू लूज। और जब आप ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं तो आप कुछ भी करने के लिए आमादा हो जाते हैं और कुछ भी कर पाने में अपने आप को गुस्सा डाल देते हैं। तो यही ईरान कर रहा है लगातार, और वो अमेरिका को बता रहा है कि हम अगर आप यहां करेंगे तो हम पूरे खाड़ी प्रदेश को जो है आग की ज्वाला में झोंक देंगे, और एग्जैक्टली वही कर रहा है। हालांकि जब भी युद्ध होते हैं, जो मेरी मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग है वो ये होती है कि आप अपने जो युद्ध के हमलों का जो परिणाम है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। परिणाम आपका क्या निकल रहा है वो देखने की आवश्यकता है। वहां आपने हमला किया, 20 ड्रोन वहां पर भेजे, क्या उसका असर हुआ वहां पर? क्या उनका फ्लीट खत्म हो गया, फिर फ्लीट जो बहरीन में है, या उनके 100-200 लोग मारे गए? ये असर आपको नजर आना चाहिए। युद्ध में जब भी आप कंपेयर करते हैं, युद्ध में कौन आगे है कौन पीछे है, तो उसका कोई सॉलिड आपके पास चीजें होनी चाहिए दिखाने के लिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं
कि इजराइल और अमेरिका मिलकर कह सकते हैं कि हमने खामनेई खत्म कर दिया, उनके सारे मिलिट्री कमांडर्स खत्म कर दिए। आज परिस्थिति ये है कि ईरान की IRGC में कोई जनरल नहीं बचा, सिर्फ ब्रिगेडियर जो है उनका हेड है, तो वो सारे खत्म उन्होंने कर दिए, इतने नेवी खत्म कर दी, इतना तो वो नजर आ रहा है। इंपैक्ट जो होता है, पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट जो होता है, तो ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। क्या उन्होंने नेतन्याहू को खत्म कर दिया, या इजराइल के कोई मिलिट्री कमांडर्स खत्म कर दिया, या इजराइल का नेवी खत्म कर दिया, एयरफोर्स, तो ये बहुत बड़ा अंतर है नंदिनी दोनों देशों में, और ये बात समझने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कब किसी भी तरीके से कि ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, ईरान भी दुनिया की 10वीं 11वीं सबसे बड़ी सेना है, सब कुछ है, लेकिन जब आप युद्ध करने की जब रेजिडुअल कॉम्बैट पावर की बात करते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि उसमें से आप क्या चीज शत्रु के खिलाफ अप्लाई कर सकते हैं। अगर अमेरिका आपका शत्रु है, तो आपने अमेरिका का क्या नुकसान कर लिया इस पूरे युद्ध में, उसको आपको एनालाइज करने की आवश्यकता है। और मेरा यह मानना है कि इस प्रकार की हरकतें अगर होती रही तो ये ऐसे ही सिमर करता रहेगा। दोनों पक्ष नहीं चाहते नंदिनी, दोनों नहीं चाहते कि ये फुल फ्लेजेड वॉर में एस्केलेट हो, ना अमेरिका चाहता है, ना वो अफोर्ड कर सकता है। सिर्फ एक आदमी चाहता है कि ये लड़ाई लड़ती चलती रहे, और उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि उसको अपने उद्देश्य हासिल करने हैं। उसका यूनिपॉइंट एजेंडा है कि मैं ईरान के प्रॉक्सीज को खत्म करके मानूंगा, ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दूंगा, ईरान की मिसाइल ड्रोन फोर्स। जी बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल की तरफ से भी एक तरीके से आक्रामक चेतावनी भी देखी जा रही है, किस तरीके से ईरान एक तरफ बहरीन में अमेरिकी मुख्यालय पर ड्रोन दाग रहा है, तो दूसरी तरफ जॉर्डन ने भी 5 ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है, और जिस तरीके से अमेरिका ईरान दोनों के बीच में तनाव जारी है, कई सारे सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और पूर्व राजदूत भी मौजूद हैं। पूर्व राजदूत के पास चलते हैं। सर, एक सवाल जो पिछले मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने से हर किसी के मन में यही है कि अमेरिका ईरान दोनों को हम चाहते थे कि शांति से बैठ के उनकी बातचीत हो जाए, लेकिन बातचीत के बजाय चीजें जो हैं वो दूसरे मोड़ पे चली गई, जिसका असर भारत में भी हमने देखने को मिल गया। जैसे आपने कहा कि तेल जो है सबसे बड़ी दिक्कत इस समय बना हुआ है। इन दोनों की लड़ाई या दोनों के बीच में क्या अभी भी कोई ऐसी गुंजाइश बची है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से आकर के ये कहेंगे कि एक बार फिर से बैठ के बातचीत कर लेते हैं, या कोई नया प्रस्ताव ले आते हैं? नंदी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आजकल जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो आर पार की लड़ाई होना बंद हो गई, वो लड़ाई भी चलती रहती है, बातचीत भी होती रहती है। तो ये स्थिति ऐसी है कि हर कोई जो है, चाहे एग्जाम्पल दूसरा मैं आपको उसका यूक्रेन रशिया वार की बात कि वहां लड़ाई भी चल रही है लेकिन बातचीत भी साइड बाई साइड, कितने सक्सेसफुल है वो अलग बात। यहाँ ईरान और अमेरिका की जब बात करते और या फॉर दैट मैटर इवन इजराइल को बात करते, तो अब देखें कि सब जो है बात कर रहे हैं पीस की। अब ये इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, अब्बास अरागची, वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम शांति चाहते हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास हमला तो उसका बदला। तो बातचीत का जो विंडो है वो ना अमेरिका बंद कर रहा है, ना ईरान बंद कर रहा है, इवन इजराइल टू एक्सटेंट मना नहीं कर रहा है कि बातचीत करें, वो बात कर रहे हैं, लेकिन कितनी सक्सेसफुल है क्या है वो एंगल अलग है। लेकिन जहां तक पीस टॉक की बात है वो कहीं भी खत्म नहीं हो रही है। और अमेरिका ने क्या कहा अटैक करने के बाद में कि भी हमारा काम पूरा हो गया, अब हम नहीं कुछ करेंगे। ईरान ने अटैक करने के बाद क्या कहा कि हमारा काम पूरा हो गया, हमने बदला ले लिया, हम नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड इस लड़ाई को बढ़ाने की इच्छा नहीं, लेकिन बारिंग दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट, तो आपके का जो इंसिडेंट हुआ जिसमें ईरान ने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि उनकी तरफ से नहीं किया है या अनइंटेंशनल है, तो उन्होंने माना कि हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी कोई इरादा नहीं है। तो क्या मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों तरफ से कोशिश ये है कि बातचीत का रास्ता चलता रहे और ये किसी तरह से ये जो युद्ध विराम जो किया है वो ना खत्म हो। स्ट्रेन में है वो कंटिन्यूअसली रेगुलरली, लेकिन खत्म कोई नहीं करना चाह रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि हम ऑल आउट वार पे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि मैं 15 दिन में खत्म कर सकता, लेकिन कर सकता हूं, उन्होंने वर्ड यूज किया, लेकिन किया नहीं है, उन्होंने एक्शन नहीं ले रहे हैं, केवल धमकी दे रहे हैं, जो कि उन्होंने बहुत समय बराबर धमकी देते रहे, तो उसमें मेरे ख्याल तवज्जो उसकी जो है हमें थोड़ी सी लिमिटेड देनी पड़ेगी उसको।
केवल पोजीशनिंग वो कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल जो अंदरूनी इच्छा है वो ये है कि पीस टॉक चलती रहे और दोनों की अपनी शर्तों पे वो कंक्लूड हो, वही एक इशू बनाओ। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल, अमेरिका और ईरान तीनों उससे जो एक तरीके से बाद में एक्सपेक्टेशन हुई थी, सीज फायर के बाद लगा था कि जो है लड़ाई थम जाएगी, लेकिन अब जो तस्वीरें निकल के सामने आती हैं वो कुछ और ही कहानी जो है बयां कर रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ के पास चलते हैं। सर, आपकी इस चीज पे प्रतिक्रिया क्या है? और दूसरी ओर जिस तरीके से इजराइल ने धमकी भी दी है कि ईरान पे जो है वो हमला दोबारा से कर सकता है, किस नजरिए से देखते हैं आप इन सबको? नंदिनी, देखिए, इजराइल का जहां तक प्रश्न है, इजराइल बिल्कुल क्लियर है और इजराइल का पूरे संघर्ष के दौरान उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ रहा है और उन्होंने अपने उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो भी जिस भी प्रकार से मिलिटरीली अप्रोप्रिएट एक्शंस उन्होंने लिए हैं। एक चीज हमें समझने की जरूरत है नंदिनी, वो ये होती है कि पीपल ऑन ग्राउंड, जैसा कि एम्बेसडर साहब कह रहे थे, पीपल ऑन ग्राउंड क्रिएट लीवरेजेस। आप जब तक जमीन पर लोग नहीं हैं, ये लड़ाई क्या है? आपने 100 बम आपने गिरा दिए, 50 उन्होंने गिरा दिए, 10 आदमी आपके मर गए, 5 उनके मर गए, तो ये लड़ाई चलती रहेगी। फर्क कहां पड़ता है? पीपल ऑन ग्राउंड क्रिएट लीवरेज। इजराइल का आज की तारीख में सबसे बड़ा इजराइल को फायदा क्या है? क्योंकि गाजा में भी इजराइल का 70% इलाके पर कब्जा, फिजिकल कब्जा है, और लेबनान में भी लातिनी रिवर तक, इनफैक्ट वो उससे भी आगे जाकर के और उस पोर्ट के ऊपर वहां तक उन्होंने फिजिकली कब्जा कर लिया है। तो जब भी बातचीत होगी तो उनके पास एक बहुत सॉलिड जो है एक उनके पास आर्ग्यूमेंट है और एक उनके पास चीज है जिसको वो बार्गेन कर सकते हैं, बार्गेनिंग चिप के ऊपर। तो यही मेरा मानना है कि जब तक इस प्रकार के हमले, छुटपुट हमले होते रहेंगे, कोई इसका परिणाम निकलने वाला नहीं है। आपको बातचीत करनी पड़ेगी, और ये जो हमले हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं नंदिनी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब भी बातचीत मैटेरियलाइज हो तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत करने में सक्षम रहें कि हमने आपको दबा रखा है, आप दबाव में हैं, हम दबाव में नहीं है। मेरा ये कहना है कि ये निश्चित रूप से इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक समाधान इसका निकलेगा। युद्ध से इसका समाधान नहीं निकल सकता, और वो कूटनीतिक समाधान तभी निकलेगा जब दोनों जो उभय पक्ष हैं वो बैठ करके एक ऐसी विन विन सर्कमस्टेंस क्रिएट करेंगे कि ट्रंप भी जाकर के कह सकें कि मैंने हॉर्मुज खुलवा दिया, परमाणु बंद करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, एंड आई विन। और ईरान भी ये कह सके कि हमने तो इस तरीके का जब तक मिडवे पाथ नहीं पहुंचेगा तब तक किसी प्रकार की कूटनीतिक रिजल्ट की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल इतना है कि इजराइल का जो कहना है, अगर इजराइल ने कहा है कि वो और हमले कर सकता है, वो अपनी तरफ से नहीं करेगा। मैं वजह बताता हूं उसकी। देखिए नंदिनी, आज इजराइल को क्यों इतनी सफलता मिल रही है लेबनान में? वो इसीलिए मिल रही है कि उनके ऊपर ईरान से हमले नहीं हो रहे हैं। उनका जो एफर्ट है वो कहीं और डाइवर्सिफाई या डाइवर्स नहीं हो रहा है। एक कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ लेबनान के ऊपर हमले कर रहे हैं। अगर इसी समय ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिर रही होती तो इजराइल का एफर्ट जो है वहां भी शिफ्ट होता, तो इस प्रकार की शायद सफलता उसको नहीं मिल पाती। तो इजराइल भी दूसरा फ्रंट अभी एक्टिवेट अपनी तरफ से नहीं करेगा। अगर ईरान ने कुछ करा, उन्होंने 10-11 मिसाइल पहले फायर करी थी, उन्होंने और फायर करने की कोशिश करी, तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन इजराइल क्लियरली अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहा है। ईरान के सारे प्रॉक्सीज को इजराइल खत्म करके मानेगा, ये आप मान के चलिए नंदिनी, और ये लगातार वो हो रहा है क्योंकि उन प्रॉक्सीज ने इजराइल का जीना हराम करके रखा हुआ था। और यही मेरा, और अब उन प्रॉक्सीज का एक और डिसएडवांटेज हो गया है कि उनकी जो लगातार सप्लाई थी पैसों की, असला बारूद की, हार्डवेयर की, लोगों की और कम्युनिकेशंस और सब चीजों की, वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है। तो उससे उनकी जो रेजिस्टेंस पावर है, पावर वो कम हुई है, तो उससे नुकसान उनको हो रहा है। हिजबुल्लाह आज की तारीख में बहुत जल्दी टूटने के कगार पे पहुंचने वाला है, और आप देखना उसके बाद हुती का नंबर। नंदिनी,
बिल्कुल। और जिस तरीके से अमेरिका ईरान दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है, आने वाले दिनों में सबका सवाल आखिरकार यही है कि ये लड़ाई कहां जाकर के थमेगी। आप दोनों गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में। और जिस तरीके से अमेरिका ईरान के ठिकानों पर भीषण बमबारी कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान ने बहरीन पे भी अब अमेरिकी मुख्यालय पर ड्रोन दाग दिए हैं। दोनों के बीच में शांति से बैठ के बातचीत कब होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।